हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है इसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही है। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर डिटर्मिनेंट की जो चीज़ें दी गई है लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की इक्वल प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से होते हुए हम आए थे, फिलहाल 9 से आगे दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 किया था, क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट किया था, 10 सेकेंड पार्ट, 11 फर्स्ट पार्ट, 11 सेकेंड पार्ट हमने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 ये हमें देखना है, ठीक है ना। 12, 13 बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी कैटेगरी में आता है बेसिकली, ठीक है। मुझे रखना चाहिए इसे भी कि ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12, 13, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है हमें इसको इसकी कुल प्रूफ करना। अक्सर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि रोज को ऐड करें। आप समझ रहे होंगे कि रोज को ऐड करें, जैसे कि पिछले सभी क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हैं ना, तो कुछ कॉमन निकल के आए या फिर ऐसी कुछ चीजें अगर हो रही हो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि आप देखें इसको ऐड कर कर इसको ऐड कर कर इसको ऐड कर डिफरेंट चीजें आ रही हैं, या फिर आप इनको ऐड करो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। तो हम सोचेंगे क्या हो सकता है। इन पे ध्यान दे जरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें कुछ ही डेफिनेट चीजें होती हैं स्टार्ट करने के लिए, कुछ ही बहुत कम। दूसरा एक तरीका होता है कि आप आंसर को देखकर अंदाजा लगाओ। ऐसा भी हमने कुछ क्वेश्चंस में किया, आंसर को देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगा ले अगर आप लगा पा रहे हैं तो। अदरवाइज एक तीसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप फोकस करेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है। जैसे मैं आपको एक बार ना कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अब इस क्वेश्चन में हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो हमने अंदाजा लगाया था इसको देखकर, रिजल्ट को देखकर कि 1 + a² + b² है, यहाँ प्लस नहीं है। फिर हमने 2b को इस तरह से अरेंज किया कि 2b² इसके साथ ऐड हुआ तो +b² हो गया। अदरवाइज कहीं जगहों पर हम ऐसा करते हैं कि जैसे इसी जगह पर हमें क्या अंदाजा लगा, इस जगह पर हमें समझ में आया कि यहाँ पर अगर इन तीनों को ऐड करा जा रहा है तो आंसर 1 + x² + x1 + x² + x1 + x² + x आ रहा है। यानी ये ऐसी दो चीजें होती हुई हमने देखी है। आज एक हम तीसरी चीज भी देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं हो पा रहा खास, तो हमें देखना चाहिए कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा कॉलम से या रो से। जैसे कि अगर आप एक नजर मारें तो रो 1 में a सब जगह है, कॉमन आ सकता है। रो 2 में b सब जगह कॉमन आ सकता है। रो 3 में c सब जगह कॉमन आ सकता है। इवन आप कॉलम 1 में भी देखें तो a कॉमन है, कॉलम 2 में देखें तो b कॉमन है, कॉलम 3 में देखें तो c कॉमन है। हो सकता है आप बोलें कि ऐसा कैसे, किसी को प्रॉब्लम हो। मैं आपको दिखा दूं कि रो 1 में जो ये चीज लिखी हुई है a² + 1 पहला एलिमेंट, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि a² को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 + 1/a, इवन 1 + 1/a² बच जाएगा। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बस लिख सकते हो ऐसा। मेरी बात समझ रहे। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सिंपल a कॉमन लो और यहाँ a + 1/a बच जाए, ये भी लिख सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब ये चीज ऐसी लिखी जाएगी और यहाँ a b है और ac है तो यहाँ से a और यहाँ से a कॉमन आ जाएगा ना। मेरी बात समझ। सेम चीज हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। b² + 1 जो तो मैं करके दिखा देता हूँ ना आपको इस चीज को। मजा आएगा कि नहीं आएगा इसमें? बहुत सिंपल है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, बहुत सिंपल, ऐसे बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रहे हैं। देखिएगा जरा मैं क्या कर रहा हूँ उसे समझते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो a² + 1 है क्यों ना इसे ऐसा लिख लिया जाए। ये ab तो ab ही है बेचारा, ac को हम कर ही क्या सकते हैं। फिर यहाँ पर ab है, ab को फिर से ab लिख दो। b² + 1 है, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, b + 1/b है। उसके बाद यहाँ bc है, उसको ऐसे लिख दो, bc को, बेचारा bc। देखो ओहो ac ये हो गया। अब यहाँ ca है, यानी ac जो भी लिखना चाहो आप ca लिख सकते हो। वैसे इन्होंने भी बड़ी स्टाइल से दिया था, ca लिखना काफी लॉजिकल लग रहा है। वैसे ऊपर भी b होता तो मजा आता। cb है यहाँ पर, cb को cb लिख लो। यहाँ पर फिर से c कॉमन ले लो, c + 1/c हो गया। तो इसके बराबर इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। ये ऐसे करके क्लोज हो गया, क्लियरली समझ में आ रहा है। अब आप देखते ही बता सकते हो ना कि ऊपर की रो से a कॉमन आ रहा, नीचे की रो से b कॉमन आ रहा, तीसरी रो से c कॉमन आ रहा। c यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। बोलो आया नहीं ऐसा आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी, आपने मेरा ना प्रॉपर्टी वाला जो इसका एक लेक्चर है वो जरूर देखना, ठीक है ना। देखा ही होगा आपने वैसे ऑब्वियसली, प्रॉपर्टीज वाला जरूर देखा करो, क्योंकि वहीं पर एक कॉन्सेप्ट जो बेसिकली हुआ था वो डिस्कस हुआ था। कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर रो 1 में सभी a अगर निकल रहे कॉमन तो a बाहर निकाल लो, ऐसे ही अगर इसमें b कॉमन निकाल लो बाहर निकाल लो। कहने का मतलब ये होता है डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है ना, जरा ध्यान से समझना, डिटर्मिनेंट में अगर ये के ए के बी के सी अगर कुछ टाइप का है और फिर उसके बाद ये डी ई एफ और आई एच जी टाइप का है, ठीक है ना, आई मान लो इसे, तो उस समय इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है कि के ए बी सी एफ जी एच, अरे इसको मैं आई कह रहा था ना, आई समझ लेना, ठीक है, इसको आई लिखा, एच जी डी ई। अब आप समझ गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। यानी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो से जो चीज होती है वो कॉमन आती है, मैट्रिक्स टाइप का नहीं है। मैट्रिक्स अगर होता तो मैट्रिक्स में अगर किसी के नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ पर रो से कुछ निकलेगा कॉमन तो सीधे बाहर आता है। या हम इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि कोई एलिमेंट अगर बाहर रखा है, हम उसे अंदर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं डिटर्मिनेंट में, तो सबके साथ इंट्रोड्यूस नहीं कराते, उसको या तो किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ करा सकते हैं, और वो कोई भी रो कोई भी कॉलम हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, इसका उल्टा कह रहा था मैं। तो वही चीज अगले क्वेश्चन में भी वैसे आएगी हल्की सी, ठीक है, कोई खास नहीं है। चलो देखो, इस चीज में हम समझ सकते हैं कि ऊपर वाली रो 1 से ए कॉमन आ रहा, तो ए को सीधे मैं बाहर निकाल सकता हूँ और रेस्ट ऑफ थिंग में लिख सकता हूँ, क्या बचा हुआ ए क्योंकि कॉमन आ गया तो बचा a + 1 अपॉन a, क्योंकि कॉमन आ गया बचा b, क्योंकि कॉमन आ गया बचा c। ये उसके बाद क्योंकि b कॉमन आ गया तो यहाँ सिर्फ बचा a, b कॉमन आ गया इसलिए बचा बाकी का जो है b 1 + b, ये वाला b कॉमन आ गया तो ओनली c। सिमिलरली यहाँ पर c जब कॉमन आ गया तो सिर्फ a बचा, c जब कॉमन हो गया तो सिर्फ b बचा, c जब कॉमन आ गया तो c + 1 अपॉन c बचा। ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब आप बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। बहुत सिंपल हमने काम किया, कुछ भी नहीं किया, ऑलमोस्ट बहुत सिंपल काम है। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा है, एक इतना गलती तो हो गई ना। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, जब मैंने a कॉमन निकाला था ना ऊपर वाली जगह से, तो मैंने a को यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद ये नीचे वाली जगह से b कॉमन आया था वो भी तो बाहर आएगा, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। c जो कॉमन आया था वो बाहर आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो a b c बेसिकली बाहर हो गया और ये चीज इतनी श्रिंक हो गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई ईजी वे में लाना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, आप सोचें कि क्या ये सही है कि नहीं है। देखिएगा जरा, मैं दिखाता हूँ। इसके ना करने के बहुत तरीके होते हैं, मैं सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो आपको बता रहा हूँ। मतलब इजीएस्ट मैं उसे कहता हूँ जो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हो रहा हो, जो ठीक है ना, हाँ उसको मैं इजीएस्ट कहता हूँ, जो अनायास ही हो जा रहा हो बिना किसी प्रयास के। देखो जरा ABC लिखा हुआ ना, ABC को ABC लिख लो। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर ना, आपको क्या एक प्रॉपर्टी याद है, कुछ इस तरह की एक प्रॉपर्टी थी, जैसे मान लिया मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 स्टार्ट किए थे, शायद वहीं पर ही डिस्कस हो चुकी थी एक बार पहले भी, और प्रॉपर्टी में तो हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ABC + λ1 DEF + λ2 GHI + λ3 टाइप का, ये कुछ नहीं है, जस्ट नंबर है, सबके सब ABC λ1 λ2 λ3 सभी नंबर है जितने भी दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस डिटर्मिनेंट को हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है इसके। आप चाहो तो प्रॉपर्टी मैंने क्योंकि प्रूव कराई है, उसमें वेरीफाई करवाई है, तो आपको मानना होगा भी कि ये इसके इक्वल होता है, अदरवाइज आप करके देख ले। ये A B λ1 λ2 λ3 प्रॉपर्टी जब हमें मिल गई ना, हम अपने इस हिसाब से उसे इस्तेमाल करें, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर दिया। मैं दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को भी बोल सकते हैं। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्या आप समझ लीजिए लॉजिक अच्छा क्या हो रहा है। ये जो हिस्सा है इस पूरे को एक साथ कह सकते हैं, बाद में ये आप देख लीजिए, देखने से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता कि ये थर्ड उसमें ही होना चाहिए कॉलम में λ1 λ2, वो कहीं भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। मैं आपको दिखाऊँ उसका यूज़ कैसे है, जैसे आपको कहीं नजर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं आ रहा ना। मैंने देखो प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करी यहाँ पर, इसे समझना, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसे लिख लो एक बार ढंग से, और ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज हुई है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, प्लीज ध्यान से, मैं कह रहा हूँ जो ये दिख रहा A1 + A, मैंने कहा A + 1 अपॉन A है कि नहीं है, फिर ये A है, ठीक है, A है, और देन क्या है आपके पास 0 है कि नहीं, कह सकते कि नहीं कह सकते। फिर यहाँ पर A है, A + 0 कह सकते कि नहीं कह सकते। ऐसे यहाँ B है, B को B लिख लो, B + 1 अपॉन B को B + 1 अपॉन B ही लिख लो। उसके बाद B है, उसको B ही लिख लो। देन आपके पास C जो भी है उसको ही लिख लो, C + 1 अपॉन C, ये हो गया, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा ना, इन दो रोज को अलग कर दूंगा, रीजन है मेरे पास बहुत क्लियर है, ठीक है ना। मैं देखो मैं क्यों करूंगा ऐसा, दिखा देता हूँ पहले कर, बाकी बातें तो होती रहेंगी। ABC है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि A देन B + 1 अपॉन B
देन बी सी 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 प्लस 1/c, ये ऐसे ऐड हो गया। बाकी उसके बाद जो बची हुई चीज़ें वो यही है, अगेन ABC था, देन व्हाट 1/a 0 0 b 1/b प्लस b, ओहो हाँ ठीक है, b प्लस 1/b या एक ही बात समझ लेना, तो ये b हो गया। उसके बाद c प्लस 1/c, isn't it? c प्लस 1/c, c प्लस 1/c, ये c हो गया, ये प्लस हो गया, ये 1/c। बोलो प्रॉब्लम है इसमें? कुछ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके a को एक साथ लिख के बाकी दो को लिख दिया, फिर a को हटा के ये जो 1/a 0 0 दिख रहा है इनको एक साथ लेके लिख दिया। बाकी बहुत क्लियर है, मैंने सिर्फ उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों किया होगा? इससे बहुत अच्छे फायदे हुए। वो ये फायदे हुए कि जैसे अगर ये a बन गए, मैं अगर a को बाहर निकाल दूं तो 1 1 1 बन जाएगा। 1 1 1 को 1 0 0 बनाना हमें आता है, आसान है कि नहीं है? तो इसकी तो गारंटी है, तो बिल्कुल सॉल्व होने वाला है अभी। अच्छा उसका क्या हाल? अरे वो तो सॉल्व ही है। वो सॉल्व कैसे? क्योंकि देखो ना 2 0 ऑलरेडी बन गए, तो इसको तो जस्ट हमें एक्सपेंड करना है, क्योंकि जब 2 0 बन चुके हैं तो थर्ड वाले के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसे 1 0 0 ही बनाना है, तो 1/a को कॉमन ले लो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कर दिखाता हूँ, देखो जरा ध्यान से प्लीज। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि ये जो चीज है, हम क्योंकि हमें फोकस होना चाहिए इस बात पर कि हमें 1 0 0 की फॉर्म चाहिए, जहां पर एक रो में या किसी भी कॉलम के अगर 3 में से 2 एलिमेंट 0 हो जाए तो हमें ऐसा कुछ चाहिए। अब जैसे ये है, इस पर तीनों ही अगर ए हो गए तो 1 1 बनाने में कितनी देर लग रही है हमें। हम अगर ए सीधे कॉमन ले ले कॉलम ए से, तो वो ए सीधे बाहर आके किसे हिट करेगा, इस ए को स्क्वायर बना देगा, ए को ए स्क्वायर बना देगा, और बी सी वैसे ही रहेंगे बेचारे। ए कॉमन आ गया ना पूरे कॉलम 1 से, तो अंदर क्या बचा ये। उसके बाद ये बी रहा, ये बी प्लस 1/b रहा, और उसके बाद ये रहा बी, और उसके बाद ये सी, देन ये सी, और ये सी प्लस 1/c, ये हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो सी को भी कॉमन निकाल सकते हो, आप चाहो यहां से बी को भी कॉमन निकाल सकते हो दोबारा कॉमन लेके, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें इस पर वर्क करना चाहिए सिर्फ अब, क्योंकि 1 1 1 हो गया, अगले चांस में ये 1 0 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो सिर्फ एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि देखो ना ये 2 0 बन चुके हैं, जस्ट मुझे अलोंग C1 एक्सपेंड करने देना चाहिए, मैं कर ही देता हूँ। अलोंग C1 एक्सपेंड कर दो। अब C1 में इसकी पोजीशन, C1 ये हुआ ना कॉलम 1, आप इसकी पोजीशन देखो, मैं ज्यादा आपको देखो मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको एक बार भी नहीं उलझाया रो कॉलम इन चीजों में, है ना। मैं बहुत सिंपल जो एक पहले क्वेश्चन से करता रहा हूँ वही कर रहा हूँ। आप देखोगे ये किसका एलिमेंट है, फर्स्ट का फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 + 1 कितना होता है 2, और आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे साइन पता चले प्लस आएगा या माइनस। प्लस आएगा क्यों, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है 2, तो पॉजिटिव साइन के साथ जो चीज है वो लिख दूंगा 1/a, और इसके ब्रैकेट में मैं चीज को एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको और इसको कट कर दो, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस वो, क्लियर है। तो वो चीज जब मैं करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा यानी 1/b + b होगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसके साथ, यानी c + 1/c के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस कर ये bc हो जाएगा, isn't it? और ये कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज का आंसर तो बस हमारे हाथ में है, बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी वैसे तो आप लोगों ने इसको भी अब तक कर ही लिया होगा सॉल्व, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। जैसे ये जो चीज है, क्या मुझे ही करना चाहिए इसको कि आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। देखो a² b² c², अब मुझे समझ में आ गया, मुझे ना ये 1 1 1 को 1 0 0 बनाना है, तो मैं समझ गया कि इसको 0 बना देते। कैसे बनेगा 0? अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, मैं बोल दूं कि भाई रो2 जो है आपका, रो2 सच दैट रो2 - रो3। अब इससे क्या हो जाएगा, रो2 को जब रो2 - रो3 कर देंगे हम, आपकी मर्जी है, आप रो2 पर कर सकते हो ऑपरेशन या रो1 पर भी कर सकते हैं। मैं रो1 से स्टार्ट कर लेता हूँ, किसी में भी कर सकते हैं। रो1 सच दैट रो1 - रो2, है ना। अब ये रो1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 हो जाएगा। सिमिलरली रो2 के एलिमेंट को भी मैं 0 बना रहा हूं, तो मैं लिख देता हूं रो2 सच दैट रो2 - रो3। अब क्या हो जाएगा, रो1 का फर्स्ट एलिमेंट और रो2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और हमें यही चाहिए, ऐसा ही कुछ हमें चाहिए। ये इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा तो मैं देखूंगा कि a² b ओनली c, ये तो है। उसके बाद क्योंकि मैंने रो1 में से रो2 को माइनस कर रो1 को डिसाइड किया, इसलिए 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये जाएगा तो b में से b जाएगा तो 0। देखो ना, एक मिनट इधर, b में से b प्लस ये इसे माइनस करना, अब आप खुद ही समझ जाओ, -1/b बचेगा।
ठीक है ना। सिमिलरली c माइनस सी कितना हो जाएगा 0, तो हमने रो 1 का इलाज कर दिया। अभी रो 2 की बारी आएगी। रो 2 इस तरह से डिफाइन है कि रो 2 माइनस रो 3 यानी 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस, यानी b में से इसमें से इसको माइनस करोगे b माइनस b 0 हो जाएगा, ऊपर 1 अपॉन b बच जाएगा। ये मैंने किया b प्लस 1 अपॉन b माइनस b, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन b बच गया। बस ये इसमें से मुझे माइनस करना है, तो मैं बोलूंगा कि c माइनस सी प्लस 1 अपॉन सी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं देखूंगा ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन सी बच गया। बाकी यहाँ पर 1 बचा, देन b, देन वी हैव c प्लस 1 अपॉन सी। ये आपका इस तरह से प्रॉपर्ली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं करना, हमें जो आगे की चीज़ें उसको भी थोड़ा लगे हाथ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जितना पॉसिबली हो पाता है। ए बी सी था, ये हो गया, और ये आपका 1 अपॉन ए, ध्यान से समझना, ब्रैकेट का अच्छा इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर करा है, ये समझा रहा है कि ये कंप्लीटली एक यूनिट है पूरी की पूरी इसके अंदर। तो पहले हम 1 अपॉन ए लिख, अच्छा ऐसा करते हैं, क्योंकि ना ये जो ए का सिंबल है पॉजिटिव का, ये तो बता रहा है कि इसके आगे प्लस है। आप चाहो तो इस सिंबल को हटा भी सकते हो ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अपने आप में। 1 अपॉन ए बेसिकली 1 अपॉन ए के अंदर ही सब कुछ है। 1 अपॉन ए चाहो तो इससे कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी 1 अपॉन ए ना इस चीज को BC बना देगा सिंपली। तो 1 अपॉन ए ने सिंपली से BC बना दिया, ए कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है बात। अब जो चीजें बची हैं उसे लिख लेते हैं, क्योंकि ए ने इसको तो ऐसे कट कर दिया। अभी BC बचा, अंदर जो कुछ बचा वो है b प्लस 1 अपॉन बी, है ना, मतलब बेसिकली 1 अपॉन बी प्लस बी वही लिख दिया। देन c प्लस 1 अपॉन सी, और माइनस कर BC बचा हुआ है हमारे पास। बस नेक्स्ट लाइन में से कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। मुझे ना थोड़ा इधर स्विच होना चाहिए, क्योंकि वरना इस तरफ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरी, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। देखिएगा, ध्यान से देखना जरा, आराम से हम उधर की तरफ जा रहे हैं। इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता जो हमने अभी कर दिया, ठीक है। बस यहाँ हम चले गए, बस 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 बहुत बढ़िया। अभी इस पर फोकस करें। हमें दिख रहा था कि ये जस्ट एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि और अलोंग किसके एक्सपेंड करेंगे, इसे फिर से कॉलम C1 के अलोंग इसे हम एक्सपेंड करेंगे। लिख देना एक्सपेंड अबाउट अलोंग, एक्सपेंड अलोंग C1 कॉलम 1। तो हम इसे जब करेंगे एक्सपेंड, तो a स्क्वायर BC जो था इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे, ये ऐसे होगा, क्योंकि ये 1 है ना, 1 के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और 1 के कोरस्पॉन्डिंग रो को हम ढक देंगे। बाकी बचेगा ये। आपको इसे सॉल्व करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस उसके साथ। जब आप ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, वही हम देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा समझना, हमारे पास ये होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी से जब मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन बी इंटू सी लिख दूं डायरेक्टली, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी विद नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन बी सी जाएगा। क्योंकि ना मैं इसको कर, और ये इससे मल्टीप्लाई के 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ गया। आराम से एक बार करके भी देख लो अगर प्रॉब्लम है तो कोई अपने आप में। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। b प्लस 1 अपॉन बी, ये जो कुछ लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम मुझे ना होता हुआ दिख रहा है वैसे, अगर करें तो। अदरवाइज आपको सिंपली से सॉल्व कर लेना चाहिए। BC, एक बार b को c के साथ, एक बार b को इसके साथ, तो b अपॉन सी हो जाएगा। एक बार 1 अपॉन बी को c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो c अपॉन बी आएगा। एक बार 1 अपॉन बी को 1 अपॉन सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन बी सी आएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल, मैंने बिल्कुल सिंपल किया। माइनस बी सी बचा हुआ था, बचा हुआ है। एक अच्छा काम हो रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, हो जाएंगे कैंसिल आपस में। अभी बचा क्या, a स्क्वायर BC, और उसमें भी आपको बहुत अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। BC गेट्स कैंसिल ऑफ। हमें कुछ नहीं करना, हमें बहते रहना है बस इसके साथ, हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डालने, जो हो रहा है उसे करवाते हुए चलो बस, ठीक है। तो BC है, उसे ऐसे लिख लो। बाकी जो चीजें बची, यानी b अपॉन सी, ये सब कुछ जितना कुछ बच गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि b अपॉन सी यहाँ पर बचा हुआ, चलो लिख लेता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, बस हो ही गया वर्क हमारा। प्लस 1 अपॉन BC ना, प्लस 1 अपॉन, वेरी गुड, B देन C, ये हो गया। अब फाइनली हमें वर्क करना है। BC को एक बार अंदर मल्टीप्लाई करा के देख लेता हूँ क्या कुछ फायदे की चीजें अपने साथ हो रही है कि नहीं हो रही। a स्क्वायर तो स्क्वायर था, BC जब सबके साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा तो BC जैसे ही b इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं C कैंसिल हो जाएंगे, b स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये तो b स्क्वायर बन गया। अभी जो BC है वो c बाई बी के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, यानी BC c बाई बी के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, नाउ c स्क्वायर बच जाएगा। कितना बच जाएगा, वेरी गुड, c स्क्वायर बच जाएगा। अभी ये BC ना इसके साथ कैलकुलेट हो गया, इसके साथ कैलकुलेट हो गया, लास्ट वाले के साथ। BC अगर 1 अपॉन BC से जाएगा, BC गेट्स कैंसिल ऑफ, प्लस 1 बचेगा। आई थिंक यही हमारा रिजल्ट है। हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, कोई हमने नहीं काम किया। हमें शुरुआत में ही समझ में आ गया था जब हमने वर्क करना स्टार्ट किया कि प्लानिंग ही से क्लियर हो गई थी। बस हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। क्लियर है ना, ठीक है।
मजा आना चाहिए हमें, कोई इसमें कोई बर्डन सा फील नहीं होना चाहिए कि अरे ये चीज याद रखनी पड़ी ऐसा कुछ। अगर आपको ऐसा कुछ लगा जरूर बताएं और अच्छा लगा तो भी जरूर बताएं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन नंबर 15 हमारे, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 15 and 16। लेट A be a square matrix of order 3 into 3, then K of A, then that of K of A is equal to, ये हमसे बोला गया। ये प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए अगर MCQ फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को फिर बनाकर पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है आपको डेट ऑफ के ए ही बोला जाए, डेट ऑफ आपको 3A बोला जाए, डेट ऑफ 4A कह दिया जाए, ऐसा कुछ है ना, ऐसा पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो उस समय ये क्योंकि प्रॉपर्टी में बेसिकली डिस्कस हो चुका है, आपने इसको बहुत जल्दी कह देना चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ना A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 into 3 के ऑर्डर की, इसलिए मैं आपको प्रॉपर्ली समझाते हुए चल रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, अब वो इस तरह की होगी, मैट्रिक्स है, ध्यान रखें, ABC देन DEFGHI, इस तरह की कोई होगी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर 3 into 3 की है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया था, ये जरूरी है। अब अगर आपसे कोई बोल रहा है कि K of A कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से जानते हैं कि मैट्रिक्स में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है कि वो स्केलर नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये हो जाएगा K of A, K of B, K of C, ये देन इसके बाद मैट्रिक्स चल रही है, ध्यान दें, ये KD हो जाएगा, ये KE हो जाएगा, ये KF हो जाएगा, उसके बाद ये KG हो जाएगा, ये KH हो जाएगा, ये KI हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ K नाम के स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। K एक स्केलर नंबर है। अब मुझे कोई कह रहा है कि मुझे KA नहीं, मुझे डेट ऑफ KA चाहिए था, क्योंकि जो KA है वो भी तो एक मैट्रिक्स है, मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। यानी कि मैं बोलूंगा कैसे करेंगे, तो फिर मैं अभी आपको उस प्रॉपर्टी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंड करके भी पूरा अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं तरीके से। ये मैंने प्रॉपर्टीज में किया। अदरवाइज इतना हम समझ रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि अगर इस रो में K सब जगह दिखाई दे रहा है तो K बाहर आ जाएगा। अगर इस रो में K सब जगह दिखाई दे रहा है तो वो K दोबारा बाहर आ जाएगा। इस रो में अगर K दिखाई दे रहा है तो वो K दोबारा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, A B C, और क्योंकि K बाहर आ गया D E F, और क्योंकि K बाहर आ गया G H I, है ना। और उसके बाद क्योंकि ये K कितना हो गया, 3 बार K हो गया, यानी K क्यूब हो गया, और अंदर जो चीज बची क्या मैं कह सकता हूँ, वो डेट ऑफ A है ओनली, क्योंकि ये जो चीज होगी ये A का डेट ही तो है। तो आपने देखा ये हुआ। मोर जनरलाइज या फिर हम मोर प्रिसाइजली हम एक बात कह सकते हैं, ये क्यूब होगा, K की पावर 4 होगा, K की पावर 5 होगा, ये इस पर डिटरमिन करेगी ये बात कि आपके कितने ये चीजें थी, है ना। तो आपने देखा कि 3 into 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी, डेफिनेटली 3 होने से। आप जरूरी नहीं है कॉलम रो में से ले, आप कॉलम में से भी ले सकते थे, कॉलम से एक के तब भी 3 ही के बाहर आते। तो इसके ऑर्डर को, अगर ऑर्डर 3 into 3 का है तो K क्यूब होगा, ऑर्डर 4 into 4 का है तो K 4 रेज़ टू द पावर 4 होगा, ऑर्डर 2 into 2 का तो K रेज़ टू द पावर 2 होगा और डेट ऑफ A होगा। तो आप समझ गए ये बात क्या है, क्लियर है नहीं बात, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो राइट आंसर है वो K क्यूब A और डेट ऑफ A, ठीक है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपको कुछ वैल्यू डालकर दिया जा सकता है, मैंने डिस्कस भी किया हुआ, एग्जांपल्स में भी देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपकी उस बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन फिर से आ गया। Determinant is a square matrix, determinant is a number associated to a matrix, determinant is a number associated to a square matrix, none of the above। determinant क्या है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली वाली चीज नहीं, डिटर्मिनेंट अलग है, मैट्रिक्स अलग है। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, क्योंकि जब भी आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया इससे पहले कभी भी, आप क्वेश्चन नंबर 9 से पहले के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखें, आपको अगर मैं कहता हूं कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इसको सॉल्व करो डिटर्मिनेंट को, आप बोलोगे 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 4 - 6 - 2, क्या आया, एक नंबर आया, एक क्या आया, नंबर आया। तो कभी भी ये एक नंबर है, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है ना। और कैसा नंबर है वो, क्या कोई भी नंबर है नहीं, वो एक मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही वो कुछ फंक्शन हम उसमें करते हैं तब वो नंबर निकलता है। तो पहली बात जो थी यहाँ पर वो लिखी हुई थी, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, गलत है। डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, गलत है। दूसरी बात, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू मैट्रिक्स, सही है, सही है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मोर प्रिसाइजली है, ये मोर करेक्ट है, मोर अप्रोप्रिएट आंसर है ये वाला, क्योंकि ना डिटरमिनेंट एक एसोसिएटेड नंबर तो है मैट्रिक्स से, लेकिन हर मैट्रिक्स नहीं। क्योंकि मैं अगर आपको कहूं कि 2 1 3 और 4 1 2, इसका डिटरमिनेंट निकालिए जरा, नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि अभी तक आपने गौर किया होगा जितने हमने क्वेश्चंस किया, जहां भी डिटरमिनेंट डिफाइन हुआ वो हमेशा तभी हो पाया जब सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। आपने जितने क्वेश्चन किए पीछे जाकर देखिए, सभी में स्क्वायर मैट्रिक्स पर
आपने सॉल्व किया। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। यहाँ आप देख रहे हो कि 2 रोज है 3 कॉलम नहीं है, इक्वल अनइक्वल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए डिटर्मिनेंट एक नंबर तो है बट एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट ओनली मैट्रिक्स। तो इसीलिए आप देख पा रहे हो ये वाला सही हो गया। ये वाला आप इसे सही कहना भी गलत है, ये गलत है कंप्लीटली, ठीक है ना, कंप्लीटली गलत कहेंगे क्योंकि इससे अच्छी चीज हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसमें क्वालिटी है, क्वालिटी दी इसने स्क्वायर में, वो नहीं है, वो अधूरा आंसर है या ये कहेंगे बिल्कुल गलत है। नन ऑफ दी अबव तो हम ये कहना ही क्यों है, नन ऑफ दी अबव का सवाल भी नहीं उठता। डिटरमिनेंट इज अ नंबर, अब से ये डेफिनेशन भी याद कर लो। कोई पूछेगा व्हाट इज डिटरमिनेंट, तो बोला डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, बस हो गया फिनिश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपकी क्वेश्चन नंबर 16 तक, एक्सरसाइज 4.2 को भी हमने फिनिश कर लिया। अब अगला नंबर एक्सरसाइज 4.3 का, उसके बाद फिर 4.6 तक आई थिंक इसमें एक्सरसाइजेज है, तो वो हम करेंगे। और आपको होपफुली अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और वही मेरा मकसद है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी नीडी स्टूडेंट्स है जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिन्हें लग रहा होता है मैथ्स नहीं हो पाएगी, डिफिकल्ट है, उनको प्लीज आप एक बार चैनल सजेस्ट कीजिए, फिर वो आपको जरूर थैंक्स करेंगे बाद में। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप इस चैनल के वीडियो एक बार तो चैनल जरूर विजिट करें, मोर देन 740 प्लस वीडियो लेक्चर्स वहां पर अभी तक अपलोडेड है, उनसे एडवांटेजेस ले। क्लास 10th 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के वीडियोस वहां पर मैंने डाले हुए हैं। क्लास 12th की मैथमेटिक्स आपकी पूरी कंप्लीट है, आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स की क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक, रिलेशंस एंड फंक्शन से प्रोबेबिलिटी तक हर चैप्टर का एनसीईआरटी सोल्यूशन के क्वेश्चन का मैंने कराया हुआ है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। जिस भी लिंक में क्लिक करेंगे, जैसे आपने मान लिया आपने इंटीग्रल्स पर क्लिक किया तो आपके सामने पूरा इंटीग्रल चैप्टर ओपन हो जाएगा। आई थिंक 40 तक उसमें लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।